अब करते हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑन सीक्वेंस कंपोनेंट। इससे पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? सीक्वेंस कंपोनेंट, जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, इनका एनालिसिस और इनका सिंथेसिस। अब जो फॉर्मूले हमने वहां डिराइव किए थे, उन फॉर्मूला को एक्चुअल हम यूज कैसे करते हैं, तो वो आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो उसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल, ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ अशफाक हुसैन बुक से, ठीक है? तो अगर किसी को यहाँ से देखना है यहाँ से देख ले, अगर बुक से देखना है तो बुक से भी देख सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है, इन ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम, the current in lines A, B, C under abnormal condition। abnormal condition का मतलब क्या हुआ? कौन सी कंडीशन होगी? Unbalanced। under abnormal conditions of loading R। यहां दिया है, कैलकुलेटर आप लोग अपने साथ रखना, IA इज इक्वल टू, और मैं एग्जांपल एक्चुअली इसलिए भी कोशिश करता हूं क्योंकि अगर मान लो आप जो है ना सॉल्व कर रहे हो, तुरंत के तुरंत जो है ना वो वैल्यू मैच भी हो जाएगी कि हाँ आपने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है। तो IA विल बी इक्वल टू 100 एंगल 30 डिग्री एम्पियर, IB will be equal to 50 angle 300 degree ampere, and IC will be equal to 30 angle 180 degree ampere। अब इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जीरो सीक्वेंस, जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट in line A and return current in न्यूट्रल कंडक्टर। ये प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए आई ए की वैल्यू गिवन है आपको, आई बी की वैल्यू गिवन है और आई सी की। अब यहां पर एक चीज देखो, ये यहां लिखा है ना कि जो है ना सीक्वेंस करंट इन लाइन ए। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अभी हमने जो भी एनालिसिस किया था, चाहे वो वी के टर्म्स में किया था, तो सेम एनालिसिस विल बी एप्लीकेबल फॉर करंट ऑल्सो। तो जो फॉर्मूले हमने वी के टर्म्स में लिखे थे, उन्हीं फॉर्मूलेज को हम आई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो आई ए नॉट, यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए? जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो आई ए नॉट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। वी के केस में क्या होता था, यहाँ हम क्या लिखते थे? वी ए नॉट विल बी इक्वल टू 1/3 वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। और चूंकि हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है? फेज करंट की, आई ए आई बी आई सी की। तो इसलिए अब हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड आउट करना है। तो आई ए नॉट विल बी इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, और आई ए वन विल बी इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस, यहाँ पर आई बी की जगह क्या होता था? वीबी होता था। वीबी के साथ क्या लिखते थे हम यहाँ पर? अल्फा, अल्फा वीबी लिखते थे। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। देन आई ए टू विल बी इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी। तो ये तो अभी हमने क्या किया, ये फॉर्मूले लिख लिया इसके, ठीक है?
अब जब फॉर्मूला लिखने के बाद मैं इसको सॉल्व करने चलूंगा, तो सबसे पहले मैं आई ए नॉट की बात करता हूं। तो आई ए नॉट विल बी इक्वल टू आई ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। आई ए की वैल्यू कितनी गिवन है, बताओ जरा, न्यूमेरिकल में कितनी वैल्यू गिवन है? 100 at an angle 30. 100 एंगल 30 प्लस आई बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 एंगल 300 प्लस आई सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 एंगल 180। नहीं, पोलर में सीधे सॉल्व कर लो आप। 100 ms में तो आप सीधे पोलर में ही वैल्यू रखो और जो है ना आंसर आ जाएगा आपका। वैल्यू आई, दैट वैल्यू इज 27.29 एंगल 4.69 एम्पियर। देन ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया ये है आई ए नॉट, मींस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। अब नेक्स्ट जो सॉल्व करना है वो होगा हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो आई ए वन, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3। फिर और हम लिखते क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या है? आई 1/3 आई ए प्लस, ये ऊपर अभी हमने लिखा था ना, तो मैं दोबारा नहीं लिखता यहाँ, सीधे वैल्यू लिखना। आप वैल्यू बताना। आई ए की वैल्यू कितनी है? 100 एंगल 30 प्लस अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1 एंगल 120 मल्टीप्लाइड बाई आई बी की वैल्यू कितनी है? 50 एंगल 300, ये मल्टीप्लाइड प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1 एंगल 240 मल्टीप्लाइड बाई आई सी की वैल्यू है 30 एंगल 180 डिग्री। जरा वैल्यू बताओ बेटा यश, इसकी कितनी आएगी? यस सर, बता रहा हूँ सर। 57.98। दिस विल बी 57.98 एंगल 43.29। 43.29 एम्पियर। ठीक है, अब ये आई ए टू विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे फिर से सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ। आई 1/3 100 एंगल 30 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा? ये 1 एंगल 240, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है ना, तो 1 एंगल 240 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंगल 300 प्लस 1 एंगल 120 मल्टीप्लाइड बाई 30 एंगल 180 डिग्री। बताओ कितना हुआ ये? This will be equal to 18.97 एंगल 24.96। 24.96 एम्पियर। तो ये हमने डिटरमाइन कर लिया आई ए नॉट, आई ए वन और आई ए टू। ठीक है, एक चीज और पूछी थी इसमें, वो क्या पूछा था? न्यूमेरिकल अगर हम देखते हैं ऊपर, तो एक क्या पूछा था? रिटर्न कंडक्टर। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 3 फेज 4 वायर है, तो 3 फेज 4 वायर का मतलब कौन सा वाला सिस्टम होगा? ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम ही होना चाहिए, क्योंकि स्टार कनेक्टेड में ही न्यूट्रल आएगा, तभी ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम बनेगा। तो एक ये करंट, एक ये करंट, एक ये करंट, और ये फिर क्या होगा आपका? न्यूट्रल से जो है ना, न्यूट्रल से आपका करंट आ रहा है। ये सपोज ये फेज ए है, तो आई ए, ये आई बी, और ये क्या हो जाएगा? आई सी। जो न्यूट्रल करंट जो अब हमें चाहिए, न्यूट्रल करंट, तो आई एन विल बी इक्वल टू क्या होगा? आई एन विल बी इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, तीनों का सम होगा ये, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। और आई ए आई बी आई सी,
इसको हम सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3IA0, तो जो IA0 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट विल बी 3 इंटू IA0 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने ऊपर 27.29, 3 इंटू 27.29 एंगल 4.69 एम्पियर। सो ये कितना आ जाएगा 20 से 27 थी 81 यानी 81.29 थ्री द 80 9 थ्री द 27 87, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 81.87 एंगल पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एंगल 4.69 एम्पियर। तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें इसको अ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड takes 150 ampere from balanced 3-phase 4-wire supply। इसके बाद अब कंडीशन इसमें थोड़ी सी चेंज है। इफ द फ्यूजेस in 2 of lines are removed, find symmetrical components of line current। कब करना है, पहला एक है बिफोर रिमूवल ऑफ फ्यूज और दूसरा है आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्यूज। अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है, अ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड टेक्स 150 एम्पियर फ्रॉम बैलेंस्ड 3-phase 4-wire सप्लाई। केवल इतना ही लिखा है इसमें। जब इसको सॉल्व करने चलेंगे, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो अभी जो पुराने पिछले जो इक्वेशंस थे उन इक्वेशंस से हमने कॉपी कर रखा था, ये इक्वेशंस थे IA0, IA1, IB, सॉरी IA, IB और IC चाहिए। IA1 हमें सॉल्व करना है तब भी, IA0 सॉल्व करना है तब भी, और IA2 सॉल्व करना है तब भी। हमें कुछ भी सॉल्व करना है, हमें IA, IB और IC की वैल्यू चाहिए। बट अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ क्या दिया है, अ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड टेक्स 150 एम्पियर फ्रॉम बैलेंस्ड 3-phase 4-wire सप्लाई। अब यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है, बैलेंस्ड 3-phase सप्लाई, और लोड भी क्या है, बैलेंस्ड है, और एक वैल्यू दी है करंट की। तो अगर मान लो मैंने ये मान लिया कि आई ए की वैल्यू 150 एम्पियर है क्योंकि ये गिवन है, तो आई बी की वैल्यू क्या होगी, बताएगा कोई, आई बी की वैल्यू क्या होगी, 150 अल्फा 150 और यहाँ पर लिखा है ना बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया, IA IB IC इक्वल इक्वल एंड 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड।
इसको हम लिख सकते हैं 150 एंगल 0 डिग्री एम्पियर, आई बी 150 एंगल 120 डिग्री लिख लो, और आई सी 150 एंगल -120 लिख लो। ठीक है, तो जब आपने ये कहां से निकल के आए 120 और -120, फ्रॉम बैलेंस थ्री फेज। बैलेंस थ्री फेज यानी ये इस तरीके से आई ए, आई सी और आई बी, ये आई ए, ये आई बी, और ये हमारा हो गया आई सी। तो आई ए, आई बी, आई सी की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब पहले कौन सी कंडीशन देखनी है, बिफोर रिमूवल ऑफ फ्यूज। जब फ्यूज रिमूव नहीं किया है उस टाइम पर आई ए, आई बी, आई सी की ये वैल्यू रख के हमें पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट निकालना है। जरा कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आएगा। अच्छा, और एक चीज बताओ कि कैलकुलेट करने की जरूरत है या नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये आई ए नॉट और आई ए टू जीरो होंगे, तो आप मान सकते हो, मानोगे कि नहीं मानोगे? यस सर, क्यों मानोगे? बैलेंस कंडीशन में जीरो हो जाती है ना सर। हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था कि बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम में जीरो सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो। तो और या दूसरा क्या प्रूव किया था कि ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिफोर रिमूवल ऑफ फ्यूज कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो आई ए नॉट और आई ए वन जीरो होंगे। ए कंडीशन में, ए कंडीशन जो है वो है क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है, और इसमें आई ए नॉट एंड आई ए नॉट this will be equal to IA2 and this will be equal to 0। तो आपको केवल क्या कैलकुलेट करना है, IA1। आधा काम बच गया ना हमारा, हमें निगेटिव और जो है जीरो सीक्वेंस कैलकुलेट नहीं करने पड़े, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया था। ठीक है, अब IA1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो IA1 विल बी इक्वल टू 1/3 150 एंगल 0 प्लस अल्फा यानी 1 एंगल 120 और 150 एंगल 120 प्लस आईसी, तो 1 एंगल 240 मल्टीप्लाइड बाई 150 एंगल -120। जरा इसका सॉल्यूशन बताओ कितना आ रहा है। अच्छा नहीं, अभी इसमें एक जो है ना, ये जो भी ये भी जो डेरिवेशन किया था ना हमने आई ए, आई बी, आई सी का, उस डेरिवेशन में आई बी यहाँ आ रहा था। तो हमने यहाँ पर एजम्पशन लिया था आई बी और यहाँ एजम्पशन लिया था आई सी। तो आई बी और इनके बीच का जो रिलेशन है ना अल्फा का, वो चेंज था। तो ये जो आई बी है, आई बी की वैल्यू होगी -120 और आई सी की वैल्यू होगी +120। अब सॉल्व करो इसे। क्लियर हुआ या दोबारा से बताऊं सारा?
सर हम फेजर के कंपोनेंट्स भी तो चेंज कर सकते हैं ना, तब उसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं पहले की तरह। किस तरीके से? अगर हम यही आईबी और आईसी को हम इंटरचेंज करते पहले की तरह, तो हम उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना दोबारा से हमें। हम अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला डिराइव हुआ था इस सीक्वेंस से, आई ए, आई बी और आई सी से। ओके सर। सबको आया समझ में? ये दोबारा से रिपीट करूं ये? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा। सर समझ में तो आ गया, कैलकुलेशन का बस काम। अच्छा, यश आप ही बता दो बेटा कैलकुलेट करके। चलो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तब तक मैं जो है ना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, 1/3 इंटू 150। इसके बाद इसको किस तरीके से लिख सकते हो आप? 1 ∠0 प्लस 1 ∠120 मल्टीप्लाइड बाई 1 ∠−120। लिख सकते हो? प्लस ये जो 240 है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 ∠−120 और मल्टीप्लाइड बाई 1 ∠+120। तो इसकी जो वैल्यू है ये 1/3 इंटू 150, 1 ∠0 प्लस 1 ∠0 प्लस 1 ∠0। ये जो वैल्यू आएगी ये होगी 50 ∠0 एम्पियर। तो IA1 in balance condition, IA1 is 50 ∠0 एम्पियर। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी थी? जो बी है, व्हेन कौन से फेजेस जो है ना, फेजेस ऑफ फ्यूज ऑफ 2 phases are removed। फ्यूज ऑफ 2 phases are removed। जब 2 phases के फ्यूज रिमूव कर दिए तो पहले जो आई ए, आई बी एंड आई सी हैं, 2 phases के फ्यूज रिमूव किए तो जो आई बी और आई सी इनकी वैल्यू क्या हो गई? फिर फ्यूज रिमूव करने से कोई करंट फ्लो होगा क्या? नो सर। तो आई बी और आई सी की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब केवल क्या बचा? आइए आई ए बचा। तो आई ए और आई ए की वैल्यू कितनी है? 150 ∠, ∠0। जब ये 150 ∠0 है, अब आपको कैलकुलेट करना है आई ए नॉट। ये इनका वो फॉर्मूला जो अभी हमने
ऊपर लिखा था, मैं वो फिर से वो मैंने कॉपी कर रखा था, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहीं पर। जब आपने आई बी और आई सी क्या होगा 0, तो ये वाला टर्म ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये सारे 0 हो गए। यस सर। अब बचा क्या, आई ए आइए। नॉट will be equal to IA1 will be equal to IA2. This will be equal to 1/3 into IA. So this will be equal to 1/3 into 150 angle 0. So this will be equal to 50 angle 0 degree ampere. सर इसमें से कोई भी दो रिमूव कर सकते थे ना? इसमें से ना, जी सर, 3 था ना, 3 में तो कोई भी 2 कह रहा है ना? हाँ, तो अगर सर आपने ए को छोड़ा, अगर मैं बी को छोड़ देता तो फिर वहां पे एंगल का डिप अलग हो जाता ना? किस में? सर आपने बी और सी को रिमूव किया, अगर मैं ए और बी को रिमूव करता और सी को छोड़ देता तो जो एंगल की जो वैल्यू होती सर वो तो 0 के अलावा कुछ और होता ना? हाँ, पर वहां पर अभी आप देखोगे ना, तो फिर क्या होता है, जैसे हमने ये आई ए लिया है ना, ये आई ए नॉट, आई ए और आई बी, तो फिर जब आपने बी और सी कंपोनेंट को अगर रिमूव करते, या हम ए को रिमूव करते, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ ए को रिमूव करता, ठीक है, और बी और सी रह जाते, तो ये जो है ना आई ए नॉट नहीं रहता, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाती, फिर आई बी नॉट होती फिर, क्योंकि जिस फेज में कोई करंट ही नहीं है उस फेज का जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस या नेगेटिव सीक्वेंस करंट कहां से आया? नहीं समझे? यस ये सर, जो यस सर, ये यस सर, यस सर, समझ गया। सर फिर वहां पे सर आई बी नोट करना पड़ता बेस बनाने के लिए। वो, और आई बी नॉट के लिए जब आप फॉर्मूले डिराइव करते तो यहाँ आई बी पहले आता, सभी फिर वो चेंज करना पड़ जाता है। तो वो वैल्यू इतनी ही आती, 50 एंगल 0। इसको इस तरीके से समझो कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस जो ये करंट हैं, दीज आर फॉर फेज ए, और अनबैलेंस कंडीशन में हम पर फेज एनालिसिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, और ये मानते हैं कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमने फेज ए के लिए निकाले हैं। सिमिलरली यही कंपोनेंट फेज ए, फेज बी एंड फेज सी के लिए भी होंगे। जैसे आई ए नॉट, आई ए वन और आई ए टू है, ऐसे ही आई बी नॉट, आई बी वन एंड आई बी टू भी होगा, और आई सी वन, आई सी टू एंड आई आई सी वन, आई सी नॉट, आई सी वन एंड आई सी टू भी होगा। मीन्स जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट फॉर phase B and C will also exist, but unbalanced condition में हम बैलेंस कंडीशन में तो पर फेज बेसिस पर एनालिसिस कर लेते हैं, जो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अनबैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और पर फेज बेसिस पर एनालिसिस कर लिया। ये एक बेनिफिट है हमें, जो है ना, अनबैलेंस कंडीशन को सिमेट्रिकल कंपोनेंट में ब्रेक करने से। तो ये जो एंगल है ना 50 एंगल 0, ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पर आई बी और आई सी को 0 नहीं करते हो, सपोज कीजिए कि यहाँ आई ए और आई सी को 0 करते हो, तो फिर ये फॉर्मूला आई ए नॉट और आई ए वन और आई ए टू तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जिस
फेज में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, उस फेज का पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो सीक्वेंस करंट कहां से आएगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो तो। यस सर। आ गया ना समझ में? यस सर, यस। तो मतलब ये ऐसा कुछ नहीं कि 50 एंगल 0 चेंज हो जाएगा ये। तो इसके बाद का जो ना आगे का टॉपिक फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज 2 क्लास कंटिन्यूअस हो गई।